नहीं, देखिए, इंडिया का गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोग हैं जो बरगलाने का काम करते हैं, तो उसमें बड़े नेताओं की, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल जी, ये बड़े लोग हैं। बड़े लोगों का अपना आपस में सामंजस्य है। ये बीच में छोटे मोटे लोग बोलते हैं तो ये किसी के बहकावे में आके बोलते हैं, वो अपने दिमाग से नहीं बोलते हैं। और किसी भी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, अपने मुखिया के हिसाब से ही चलना चाहिए। उनका जो निर्देश हो, उनके दिशा निर्देश के अंतर्गत ही चलना चाहिए। ये नहीं है कि यही कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के तो उनको अपने मन से कुछ बोलना चाहिए। उनके मुखिया जो कहते हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। उनके हिसाब से जो भी कहा जा रहा है, दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के हिसाब से उनको बोलना चाहिए। जो भी वक्तव्य दें, इस तरीके का वक्तव्य न हो कि विवादित हो। आप लोग की चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है 24 की? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। और जैसे शिक्षकों की भर्ती का ले लीजिए, तो बिहार में जो शिक्षक भर्ती चली है, जुलाई में वैकेंसी आई, अगस्त में प्रवेश परीक्षा हुई। और देखिए, अगस्त में जो वैकेंसी के लिए परीक्षा हुई टीचर के लिए बिहार में, कल मैं देखा वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि लड़के ज्वाइनिंग लेटर ले लिए थे कल, और लगातार कल से चल रहा है वहाँ ज्वाइनिंग लेटर का तांता। वहाँ कई बच्चों से पूछा गया है, जैसे इलाहाबाद के भी बच्चे वहाँ थे, जौनपुर के बच्चे थे, मऊ के बच्चे थे, आजमगढ़ के बच्चे थे, गाजीपुर के बच्चे थे, अम्बेडकर नगर के। सब लोगों के अंदर एक आशा जगी कि अब नौकरी हम लोगों को मिलेगी। चाहे बताइए, हमारा प्रदेश जो है राम राज्य बोला जाता है कि हमारे प्रदेश में राम राज्य है। शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में एक बार 69,000 की वैकेंसी निकली, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। लड़के इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, हर जगह तैयारी करके बेचारे निराशा एकदम दिख रही थी, कुछ सामने नहीं था। वो तो बिहार में वैकेंसी निकालने के बाद ज्वाइनिंग लेटर लड़कों को मिल गया और एक बड़ी आशा जगी है। अब जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो भी बड़ा आशान्वित हैं कि नहीं, हमको भी नौकरी मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी, बिहार में मिलेगी, बंगाल में मिलेगी और प्रदेशों में मिलेगी। यहाँ भी 24 में अगर परिवर्तन होता है तो यहाँ फिर नौकरी मिलने लगेगी। तो कुल मिला के देखिए, रोजगार का साधन देना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा उत्तम प्रदेश था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की दशा ये हो गई कि यहाँ से बच्चे जाकर और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये एक बड़ी तौहीनी की बात है। उत्तर प्रदेश संपन्न प्रदेश माना जाता था, बिहार को जंगल राज माना जाता था, लेकिन अब जंगल राज नौकरी दे रहा है। हमारे प्रदेश, उत्तम प्रदेश के लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। जहाँ राम राज्य है वहाँ के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं बिहार में। तो एक शिक्षकों के अंदर एक बड़ी आशा जगी है। जो लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बड़ी आशा जगी है, एक रोजगार का साधन मिला है। टीचर बन गए लड़के सब जाके यहाँ से बिहार में, तो अब अच्छा हुआ है। और ये 2024 चुनाव के लिए बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा कि हम उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं और वो लड़के जाकर वहाँ नौकरी पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया 24 का ना। आप लोग की कमेटी क्यों, आंदोलन तो होना चाहिए, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शिक्षक सभा की कमेटी बनाई है, ये बड़ी मजबूत और बड़ी सशक्त कमेटी है। शिक्षक गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, एक एक लोगों को समझाएंगे और समझा के देखिएगा 24 में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम जुमले से 24 में सरकार बनाएंगे तो वो उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और अंदरूनी रूप से सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार सभी लोग घर घर लग के और सब व्यवस्था बना रहे हैं। सर, शिक्षक सभा की जो कमेटी है, क्या उसका दायित्व है उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव को लेकर, और कैसे 24 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है? बहुत बड़ा दायित्व है शिक्षक सभा का। शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है और एक एक बच्चों से रूबरू होता है, एक एक गार्जियन से रूबरू होता है। वो गार्जियन से अपनी बात करेगा, बच्चों से बात करेगा। क्योंकि देखिए, शिक्षकों के लिए अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया,
नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश जी ने किया, जो भी किया इन्हीं लोगों ने किया। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में तीनों लोग बड़े खुश थे, लेकिन अब तीनों लोग निराशा में हैं। बताइए, छात्रों के लिए इतना दुर्दशा कर दी गई कि नई शिक्षा नीति लाई गई कि कम से कम लोग पढ़ाई कर सकें। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, दबे कुचले दलित समाज के हैं, बैकवर्ड समाज के हैं, वो बेचारे, उसको रोकने के लिए नई शिक्षा नीति की व्यवस्था कर दिया। अब नई शिक्षा नीति में हर 3-4 महीने, 5-6 महीने पे परीक्षा हो रही है। न कोई रिकॉर्ड उठा के देखिए छात्र छात्राओं की संख्या कितनी कम हो गई। जनसंख्या, पॉपुलेशन तो कम हुई नहीं, छात्र छात्राओं की संख्या क्यों कम हो रही है, पढ़ने वालों की क्यों संख्या कम हो रही है? इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार के अंदर दुर्व्यवस्था है। सरकार पढ़ाई को रोकना चाहती है। आप लोग को मौका मिलेगा तो क्या नई शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे? जरूर बदलाव करेंगे। नई शिक्षा नीति छात्र छात्राओं को पढ़ाई से बाधित करने के लिए नीति बनाई गई है कि कोई पढ़ाई न कर सके गरीब तबके का। इसमें केवल पैसे वाले ही पढ़ाई कर सकते हैं, गरीब तबके के लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। किसान का लड़का, मजदूर का लड़का पढ़ाई नहीं कर सकता नई शिक्षा नीति में। एक साल में 2 बार फीस देना पड़ रहा है, 2 बार परीक्षा देना पड़ रहा है, 2 बार उसको हर व्यवस्था में लगना पड़ रहा है। और पहले था साल में 1 बार तैयारी करते जाओ, 1 बार पेपर देना था, 1 बार बढ़िया से पेपर होता था। गरीब का लड़का तो पढ़ नहीं पाएगा। छात्रवृत्ति व्यवस्था भी इन लोगों ने डाउन कर दिया। छात्रवृत्ति में भी कोई दम नहीं रह गई। छात्रवृत्ति भी उसको मिलेगी जो 60% अंक पा चुका होगा। किसी कक्षा में वो 60% अंक पाएगा, तब अगली कक्षा में उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था को ही इन लोगों ने काट पीट के सब गड़बड़ कर दिया। और शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी तीनों बहुत ही त्रस्त हैं इस व्यवस्था में। जो इस सरकार चल रही है, इनकी व्यवस्था में बहुत त्रस्त हैं। सब लोग परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं, छात्र भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं, मजदूर भी परेशान है। सब लोग तबाही के आलम से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, 24 पे इतना निगाह हम लोग लगाए हुए हैं, और सब लोग लगाए हैं, विद्यार्थी खुद लगाए हैं। मैं तो, हमारा इलाहाबाद बहुत जाना आना रहता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं यहाँ मऊ में, संस्थाएं भी हैं। लेकिन कल मैं शाम को देखा वहाँ, मैं कल शाम को इलाहाबाद था, जो बच्चे थे, बड़ी उनके अंदर एक मुस्कान दिख रही थी कि हमारे ही बीच से लोग जाके बिहार में टीचर हो गए, अध्यापक हो गए। तो ये बच्चे बड़े, मैं पूछा भी 2-4 बच्चों से कि भाई क्या मामला है आप लोगों का इस समय? तो कहे कि भैया बहुत अच्छा मामला है। मामला ये है कि अब हम लोगों के बीच से फला गए, अध्यापक हो गए, सब लोग अध्यापक जाके वहाँ हो गए। अब हम लोग भी तैयारी में लग गए। नहीं तो बड़ी निराशा थी। हमारी सरकार तो, प्रदेश सरकार तो कुछ नहीं कर पाई। 18 से लेकर अब तक कोई रोजगार का साधन छात्र छात्राओं को नहीं दे पाई। जो 18 की वैकेंसी थी समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस वैकेंसी को दिया था। जो 69,000 की वैकेंसी आके इन लोगों ने क्लियर किया, उसमें भी बड़ी धांधली हुई, किसी तरह क्लियर हुई जाके, तब से अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई। बताइए, इस तरीके से प्रदेश और देश चलेगा, ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे लड़के कहाँ जाएंगे? कल का भविष्य कैसे संवरेगा? ये नौजवान कहाँ जाएंगे? हमारे देश में तो वैसे ही शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, प्रदेश की स्थिति और बदतर है। अब उसमें भी नई शिक्षा नीति लाकर पढ़ाई को रोकना, एक यही सरकार अपना आंकड़ा निकाल ले कि कितने छात्र हमारी सरकार के पहले पढ़ने वाले थे, किसी कक्षा में निकाल लें, हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, बीएससी में, बीएड में, बीटीसी, हर जगह निकाल लें। निकाल के उनको खुद पता चल जाएगा कि हम कितनी सुविधा दे रहे हैं और छात्र छात्रा की संख्या क्या है हमारी सरकार में। एक वहीं से आंकड़ा इनको मिल जाएगा। लेकिन ये लोग देखिए, जुमले के आधार पर आंख बंद करके काम करते हैं। कोई नियम कानून, न कोई तरीके की व्यवस्था है। सब लोग त्रस्त हैं। छात्र छात्रा, विशेष रूप से हम लोगों को छात्र छात्रा, शिक्षक, इनको मेंटेन करना है। लेकिन क्या मेंटेन किया जाए? स्थिति बड़ी डमाडोल है। गार्जियन भी विद्यालयों में आते हैं, फीस जमा करने की स्थिति नहीं है। अध्यापक बेचारे कहते हैं ठीक है किसी तरह पढ़ाइए बच्चे को, भाई स्थिति तो खराब है लेकिन किसी तरह पढ़ाइए। फीस बढ़ा दी गई, बताइए, यूपी बोर्ड की फीस 3 गुना बढ़ा दी गई। क्या जरूरत थी बढ़ाने की? आप लोग को अगर मौका मिलेगा तो सब चीज़ में सुधार होगा? सब में सुधार हो जाएगा। हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से दवाई, पढ़ाई, सिंचाई,
तीनों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और हमेशा ये दुरुस्त रहती है। अगर 3 चीज़ें दुरुस्त रहें तो देश की स्थिति अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। ये बड़ी मूलभूत चीज़ें हैं। नेताजी का वो कहा करते थे कि दवाई, पढ़ाई, सिंचाई 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए। दवाई होगी तो जनता स्वस्थ रहेगी, पढ़ाई होगी तो कल का भविष्य संवरेगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। सिंचाई होगी तो किसान खुशहाल रहेगा, उसकी फसल अच्छी होगी, फसल से पैसे निकाल लेगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा लेगा, बच्चियों की शादी विवाह कर लेगा। ये सब 3 चीज़ें मूलभूत हैं और इस सरकार में ये तीनों चीज़ें ध्वस्त हैं। ये अगर आंकड़ा निकालना है सरकार को तो तीनों चीज़ों की ये जांच करा लें, बाखूबी जांच करा लें। जांच में देखें कि ये फंसा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले कितने पढ़ते थे, अब कितने पढ़ रहे हैं। दवा की अपने हॉस्पिटलों से ये सर्वे कर लें कि कितने लोग इलाज सरकारी अस्पतालों में कर रहे हैं, कितनी व्यवस्था ये दे पा रहे हैं मरीजों को। बड़ी स्थिति खराब है। और हमारी सरकार आई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुख्यमंत्री बने या 24 में इन्होंने परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करके केंद्र में अगर व्यवस्था करके वहाँ से व्यवस्था कराएंगे तो तीनों चीज़ तुरंत सुधार करा देंगे। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई तीनों तुरंत बहाल करा देंगे, फ्री करा देंगे। नेताजी का ये था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये किया था कि दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सब मुफ्त थी इनकी भी सरकार में। अब देखिए इतना पैसा, यूपी बोर्ड की फीस देखिए 3 गुना बढ़ गई। तमाम व्यवस्थाओं में इतना वृद्धि कर दी गई कि लोग पढ़ना छोड़ दें, लोग खेती करना छोड़ दें, लोग दवा लिए बिना अपना घूट के मर जाएं, दवा न लें। ये इस तरीके का शासन, इस तरीके की दुर्व्यवस्था बड़ी अच्छी बात नहीं है। हमारा देश बहुत अच्छा था, सोने की चिड़िया कहा गया है हमारे देश को। यहाँ के जो भारत में हमारे जितनी समतल भूमि है, विश्व में किसी देश के पास इतनी समतल भूमि नहीं है। किसान अगर कुछ नहीं कर रहा है, अगर 1 बीघा खेत उसके पास है तो 1 बीघा खेत से अपने बाल बच्चों को जिला खिला लेगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार उस पर अगर बोझ लादती जाएगी तो वो बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा।